हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज हम विज़न का जो टेस्ट 2 है उसे सॉल्व करने वाले हैं। तो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं विज़न का टेस्ट 2। उसका पार्ट 1 है ये, जिसमें हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है आपका वो है कैंटोनमेंट बोर्ड के ऊपर। तो पहला चीज़ तो आपको पता होना चाहिए कि कैंटोनमेंट बोर्ड होता क्या है और उसके क्या फ़ीचर्स हैं, जिसके बेसिस पे ये क्वेश्चन बना है। तो देखिए, इसका जो क्वेश्चन है आप अगर सॉल्व करें तो इसका सही आंसर निकलेगा C 1 और 3। यानी कि जो पहला है, जो कि इसका डेफिनेशन एक जगह, तो उसमें लिखा हुआ है कि ये म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन है जिसमें कि सिविलियन पॉपुलेशन जो है के लिए बनाया जाता है इन कैंटोनमेंट एरियाज़। मतलब कि जो म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन है का एक टाइप है जिसमें कि सिविलियन पॉपुलेशन रह सकता है एक कैंटोनमेंट एरिया के अंदर। लेकिन जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो गलत है। क्यों? क्योंकि इसमें जो मिनिस्ट्री लिखा गया है वो गलत मिनिस्ट्री लिखा गया है। यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है, जबकि यहाँ पे होना चाहिए आपका मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। ठीक है, क्योंकि ये डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर आता है। उसी तरह तीसरा सही है कि इसमें पार्टली इलेक्टेड और पार्टली नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं। यही बात आपके जो एक्सप्लेनेशन है इसमें आपका मिलेगा। साथ में आप ये भी पढ़ सकते हैं कि इसके और क्या फीचर्स हैं जो कि आपका एक्सप्लेनेशन में बताया गया है। जो दूसरा क्वेश्चन है वो है आपका कि रामानुजन प्राइज़। ठीक है, पहले तो एक आपको पता होना चाहिए जो रामानुजन है उनके बारे में। वो मैथमेटिशियन के बहुत बड़े एक मैथमेटिशियन थे हमारे देश के, और उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है मैथ्स की दुनिया में अगर आप देखो तो रामानुजन प्राइज़ उन्हीं के लिए दिया जाता है। तो देखिए, ये जो सारे ऑप्शंस हैं इसमें जो सही आंसर है वो है ए, यानी कि है। अगर तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलें तो ये आपका स्टेम सेल के ऊपर है। स्टेम सेल आपको पता है साइंस से रिलेटेड है, तो स्टेम सेल में बहुत सारे डिस्कवरीज हो रहे हैं। तो स्टेम सेल का अगर आप देखो तो ये जो क्वेश्चन है इसका सही आंसर है 1 और 2। ठीक है, तीसरा गलत है। क्योंकि देखिए, जो स्टेम सेल्स हैं वो कैन नॉट बी मेड इन द लेबोरेटरीज़। ये सही है कि ये लेबोरेटरीज़ में नहीं बन सकते। और साथ में जो ट्रांसप्लांटेशन ऑफ स्टेम सेल कैन क्योर HIV डिजीज़, ये भी सही है। और लेकिन ये तीसरा गलत है, क्योंकि यहाँ पे जो फैक्ट दिया हुआ है कि सिर्फ मैमल से ही ये डिराइव किया जा सकता है, ये गलत है। क्योंकि ये इंसेक्ट्स, एम्फीबियंस और प्लांट्स से भी डिराइव होता है। यानी कि यहाँ पे इंसेक्ट्स, एम्फीबियंस, ये भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। उसके बाद अब चौथे क्वेश्चन, एक और बात आपको ध्यान देना होगा कि क्या क्या इसमें आपको पढ़ना है। तो आपको पता होना चाहिए स्टेम सेल के बारे में, उसके जो बेसिक फीचर्स हैं कि क्या होता है स्टेम सेल का पूरा जो ट्रांसप्लांटेशन प्रोसेस है, किस किस तरह के स्टेम सेल होता है, जो यहाँ पे लिखा हुआ है कि क्या क्या टाइप्स होते हैं, क्या यूज़ है, क्या उसका एप्लीकेशन है। तो ये सारे बातें आपको पता होनी चाहिए। अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ अगर हम चलें तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 जो है आपका वो आपका है स्टेट बिल के बारे में। तो ये बेसिकली आपको पॉलिटी से रिलेटेड है। तो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस लिखे हुए हैं, आपको पता होना चाहिए क्या सही है और कौन सा गलत है। तो देखिए, इसका जो सही आंसर है वो है बी, कि स्टेट बिल कैन बी रिजर्व फॉर द प्रेसिडेंट्स बट वंस रिजर्व द गवर्नर हैज़ नो रोल टू प्ले। मतलब कि प्रेसिडेंट के लिए एक बार अगर रिजर्व हो गया तो उसके बाद गवर्नर का कोई रोल नहीं रह जाता। लेकिन जो पहला जो दिया हुआ है कि द प्रेसिडेंट हैज़ नो रोल टू प्ले इन द पैसेज ऑफ अ स्टेट्स बिल, वो गलत है। क्योंकि प्रेसिडेंट का रोल होता है। ठीक है, जब स्टेट बिल जब आप देखते हो तो उसमें प्रेसिडेंट का रोल होता है। तो जो जितने ऑप्शंस आपके दिए हुए हैं उस हिसाब से अगर देखो तो स्टेट बिल कैन बी रिजर्व फॉर द प्रेसिडेंट बट वंस रिजर्व द गवर्नर हैज़ नो रोल टू प्ले। तो इस तरह से रिजर्व तो किया जा सकता है प्रेसिडेंट के लिए, लेकिन उसके बाद गवर्नर का रोल ख़त्म हो जाता है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपको ध्यान देना है कि नॉट करेक्ट बताना है। ठीक है, तो इसका जो अगर आप सॉल्व करो तो ये पॉलिटी से रिलेटेड है आपका। देखिए, इसका जो सही आंसर है वो है बी, यानी कि 2 और 3। यानी कि 2 गलत है और 3 भी गलत है और 1 सही है। सही है कि एडजर्नमेंट मोशन कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा ओनली, ये राज्यसभा में इंट्रोड्यूस नहीं होगा। लेकिन स्टेटमेंट 2 गलत है, क्योंकि जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है वो मूव किया जा सकता है अगेंस्ट द इंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ओनली। यानी कि इंडिविजुअल मिनिस्टर जो यहाँ पर लिखा हुआ है वो गलत लिखा हुआ है, क्योंकि आप ये सिर्फ इंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के ही अगेंस्ट मूव कर सकते हो।
उसी तरह जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो भी गलत है, क्योंकि सेंसर जो मोशन होता है वो मूव किया जा सकता है इंडिविजुअल मिनिस्टर के भी अगेंस्ट और इंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अगेंस्ट भी। यानी कि यहाँ पे जो लिखा हुआ है इंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, इसके जगह आपका इंडिविजुअल मिनिस्टर भी होना चाहिए था साथ में। तो इस तरह से ये इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 जो है कि आपको बताना है कि जो कंडक्ट ऑफ इलेक्शन जो है इन द पार्लियामेंट्री और असेंबली कंस्टिट्यूंसी, उसके बारे में। तो आपको एक तो पता होना चाहिए कि रिटर्निंग ऑफिसर का क्या रोल है, ये जो अलग अलग ऑफिसर है उनके क्या रोल है, तभी आप इसको आंसर कर पाओगे। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है कि आपको पता होना चाहिए कि कौन रेस्पॉन्सिबल है फॉर द कंडक्ट ऑफ इलेक्शन इन द पार्लियामेंट्री और असेंबली कंस्टिट्यूंसी। तो इसका सही आंसर है आपका रिटर्निंग ऑफिसर, क्योंकि इन्हीं का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है फॉर असेंबली कंस्टिट्यूंसी। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 7 अगर हम देखें तो यहाँ पे बताना है कि जो सैलरी और अलाउंस है सुप्रीम कोर्ट ऑफ जजेस इन इंडिया, उसके बारे में कौन सा आंसर सही है। तो देखिए यहाँ पे जो ए है वो गलत है, क्योंकि जो पार्लियामेंट है वो डिटरमाइन करती है सैलरी, ना कि प्रेसिडेंट। तो यहाँ पे पार्लियामेंट होना चाहिए था, ना कि प्रेसिडेंट। दूसरा भी गलत है, क्योंकि द पार्लियामेंट कैन नॉट अल्टर एनी ऑफ दिस प्रिविलेजेस एंड राइट्स टू द जजेस डिसएडवांटेज आफ्टर हिज अपॉइंटमेंट। मतलब कि जो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, कैन बी अल्टर्ड की जगह कांट बी अल्टर्ड होगा। ठीक है। उसी तरह सी जो है वो भी गलत है, क्योंकि जो भी उनके सैलरीज अलाउंस और पेंशन है जजेस के, वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पे चार्ज होता है, ना कि स्टेट पे। तो ये जो स्टेट है ये गलत है, यहाँ पे इंडिया होना चाहिए था। इसलिए यहाँ इसका जो सही ऑप्शन है वो है डी, यानी कि नन ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 8 के जब अगर हम चले तो आपका है ये गवर्नर के का जो डिस्क्रिशनरी पावर होता है उसके ऊपर। तो आपको बताना है कौन सा ऑप्शन इसमें से सही है। तो देखिए ये जो सारे पॉइंट्स लिखे हुए हैं सारे सही है, क्योंकि आप गवर्नर का जो डिस्क्रिशनरी पावर है तो उसमें है आपका कि वो रिपोर्ट कर सकता है प्रेसिडेंट को अंडर आर्टिकल 356, अगर स्टेट में जो कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी है वो सही काम नहीं कर रही। साथ में वो रिजर्व कर सकता है बिल फॉर कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। तीसरा ये भी सही है कि वो चीफ मिनिस्टर के अपॉइंटमेंट में भी उसका एक डिस्क्रिशनरी पावर है। कोई अगर उसके पास कोई भी मतलब पार्टी नहीं है जो उसके पास फुल मेजॉरिटी नहीं है, तो वो अपने डिस्क्रिशन के अनुसार किसी एक पार्टी को बुला सकता है टू सिक्योर मेजॉरिटी इन द स्टेट इलेक्शन। ठीक है। ये सारे डिस्क्रिशनरी पावर है गवर्नर के। अगर हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलें तो ये आपका डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी के बारे में है। तो ये बेसिकली देखिए अगर म्यूनिसिपैलिटी रिलेटेड है कि आपको पता होना चाहिए कि डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी किस आर्टिकल से रिलेट करती है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में और उसका क्या रोल है। तो देखिए इसका जो सही आंसर है आपका वो है सी, यानी कि 1 और 3, क्योंकि 2 गलत है, आपका 1 और 3 सही है। डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी जो है वो 74th अमेंडमेंट एक्ट के अंदर उसके बारे में लिखा गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, जो अमेंडमेंट किया गया था उसमें। और ये रिप्रेजेंट करती है दोनों रूरल और अर्बन डिस्ट्रिक्ट, मतलब अर्बन पॉपुलेशन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। ठीक है। और जो अगर आप एक्सप्लेनेशन में देखें तो यहाँ पे मेंशन है 74th अमेंडमेंट एक्ट के बारे में कैसे, और जो डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी है उसके बारे में। और यहाँ पे ये जो क्वेश्चन ऑप्शन 2 है वो गलत है, क्योंकि जो एक्ट है वो ले डाउन करता है कि उसके अनुसार 4/5 जो मेंबर है डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी का वो इलेक्टेड होना चाहिए बाय द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द डिस्ट्रिक्ट पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज़ इन द डिस्ट्रिक्ट फ्रॉम अमॉन्ग्स देमसेल्व्स। ठीक है। ये जो नॉमिनेटेड है ये गलत है, क्योंकि यहाँ पे आपका इलेक्टेड होना चाहिए था। ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 हमने सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन नंबर 10 अगर हम देखें तो ये वाइस प्रेसिडेंट के बारे में है कि आपको वाइस प्रेसिडेंट के पावर के बारे में, उसके बाद जो आर्टिकल्स है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में वो पता होना चाहिए इन जनरल, अगर मैं बताऊँ ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो इसका सही आंसर है नीदर 1 नॉर 2, मतलब कि दोनों ही ऑप्शन जो है वो गलत है। यहाँ पे लिखा हुआ है वाइस प्रेसिडेंट इज़ इलेक्टेड बाय सेम इलेक्टोरल कॉलेज, ये गलत है, क्योंकि जो मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट सिमिलर है, लेकिन डिफरेंस ये है कि जो मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर जो है वो पार्ट नहीं होता इलेक्टोरल कॉलेज का। मतलब प्रेसिडेंट के इलेक्शन में तो हम स्टेट लेजिस्लेचर को भी कंसिडर करते हैं, लेकिन अगर हम वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में देखें तो ये नहीं होता है। उसी तरह क्वेश्चन नंबर इसका क्वेश्चन 10 का ऑप्शन 2 भी गलत है, क्योंकि जो
उसका जो रिमूवल का प्रोसेस अगर आप उसको पढ़ोगे तो आर्टिकल 67 में लिखा हुआ है कि जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट है वो रिमूव हो सकता है फ्रॉम ऑफिस बिफोर द कंप्लीशन ऑफ हिज टर्म। और उसके लिए क्या होना चाहिए कि रिजोल्यूशन जो है वो राज्यसभा में पास होना चाहिए बाय मेजॉरिटी, मतलब राज्यसभा में आपको मेजॉरिटी चाहिए लेकिन लोकसभा में आपको मेजॉरिटी नहीं, वो एग्री होना चाहिए, मतलब कि सिंपल मेजॉरिटी होना चाहिए। ठीक है, राज्यसभा में इफेक्टिव मेजॉरिटी और लोकसभा में आपका सिंपल मेजॉरिटी होना चाहिए। अब क्वेश्चन नंबर 11 देखें अगर, तो ये है आपका कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग के ऊपर। अगेन ये आपका अगर म्यूनिसिपैलिटी रिलेटेड ही आप कनेक्ट कर सकते हो इसको, तो इसका सही आंसर है आपका सी बोथ 1 और 2, यानी कि जो कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग है उसमें जो चेयरमैन है वो लोकसभा से होंगे और जो मेंबर है वो इलेक्ट होते हैं एवरी ईयर फॉर अ टर्म ऑफ 1 ईयर। तो आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए कि जो कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग है उसका क्या फंक्शन है और उसका क्या कंपोजिशन होता है। तो कमिटी ये बेसिकली म्यूनिसिपैलिटी नहीं, सॉरी, ये आपके जो डिफरेंट कमिटीज़ होते हैं, ठीक है, जो पार्लियामेंट के अलग अलग कमिटीज़ हैं उसमें से एक कमिटी है आपकी कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग। और इसमें आपको पता होना चाहिए कि कितने मेंबर्स होते हैं, पार्ट इनका रोल क्या होता है, और लोकसभा राज्यसभा का किस तरह से कंपोजिशन होता है या नहीं होता है। जैसे यहाँ पे बताया गया है कि लोकसभा से ही सिर्फ होंगे यहाँ पे मेंबर्स। तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 जो है वाइस प्रेसिडेंट के ऊपर है। वाइस प्रेसिडेंट के ऊपर ये दूसरा क्वेश्चन है कि जो उनका रेजिग्नेशन है वो किसको वो देते हैं। तो देखिए, जो वाइस प्रेसिडेंट हैं आपको पता है कि वो राज्यसभा को भी हेड करता है और उनका जो रेजिग्नेशन है वो होता है प्रेसिडेंट को। अब वो प्रेसिडेंट को अपना रेजिग्नेशन देते हैं, तो इसलिए सही आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, यानी कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 जो है ये है आपका हमारे जो सुप्रीम कोर्ट और जो बैलेंस ऑफ पावर आप कह सकते हो कि इसका जो सही आंसर है वो है सी, यानी कि दोनों ऑप्शन सही है कि कोई फिक्स टेन्योर नहीं है सुप्रीम कोर्ट जज का, क्योंकि वो कभी भी रिमूव कर सकते हैं बाय प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द पार्लियामेंट। मतलब कि जज को अगर आप रिमूव करने का पूरा प्रोसेस देखो तो उसका एक पूरा तरीका है जिसमें कि पार्लियामेंट से पहले उसको पास करना पड़ेगा, उसके बाद हमारे प्रेसिडेंट उसको रिमूव कर सकते हैं। उसी तरह सी भी मतलब कि जो ऑप्शन 2 है वो भी सही है कि जो सुप्रीम कोर्ट जजेस हैं वो डिस्कस नहीं कर सकते लेजिस्लेचर का जो भी चल रहा है एक्सेप्ट ड्यूरिंग इम्पीचमेंट मोशन। मतलब कि जो सुप्रीम कोर्ट जजेस का जो भी एक्शन होता है, जो भी वो डिसीज़न लेता है, उसको लेजिस्लेचर में डिस्कस नहीं किया जा सकता। जो मतलब मैंने कहा कि बैलेंस ऑफ पावर मेंटेन होना चाहिए, तो सुप्रीम कोर्ट जज जैसे लेजिस्लेचर के ऊपर डिस्कशन नहीं कर सकते, उसी तरह जो लेजिस्लेचर है वो सुप्रीम कोर्ट जजेस के ऊपर डिस्कस नहीं कर सकती एक्सेप्ट ड्यूरिंग इम्पीचमेंट मोशंस। ये बेसिकली आपका जो बैलेंस है मेंटेन करने के लिए किया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका लेजिस्लेटिव काउंसिल के ऊपर। तो देखिए, आपको पता होना चाहिए कि दोनों जो ऑप्शन है वो गलत है। स्टेटमेंट 1 इसलिए गलत है क्योंकि द पार्लियामेंट कैन अबॉलिश अ लेजिस्लेटिव काउंसिल और क्रिएट इट इफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द कंसर्न स्टेट पास अ रिजोल्यूशन टू दैट इफेक्ट। और ये जो एक्ट है ये इज़ नॉट बी डीम्ड एज एन अमेंडमेंट, मतलब कि जब भी ऐसे कुछ चेंजेस लाते हैं तो वो अमेंडमेंट नहीं होते जो यहाँ पर लिखा गया है। उसके बाद स्टेटमेंट 2 भी गलत है क्योंकि इनका इक्वल पावर नहीं होता। मतलब अगर आप देखो ऑर्डिनरी बिल्स के ऊपर तो दे डोंट हैव इक्वल पावर व्हेन यू कंपेयर इट विथ लेजिस्लेटिव असेंबली। जो अल्टीमेट पावर होता है ऑफ पासिंग एन ऑर्डिनरी बिल वो होता है आपका असेंबली के पास, ठीक है। एट द मोस्ट ये लोग क्या कर सकते हैं, एट द मोस्ट ये लोग ये कर सकते हैं कि जो बिल है उसको डिटेन या डिले कर सकते हैं 4 मंथ के लिए। तो इस तरह से ये क्वेश्चन भी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपका क्वेश्चन नंबर 15 है कि आपको बताना है कि अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेस द मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इज़ और आर डिस्क्वालीफाइड। तो देखिए, पूरा प्रोसेस है आपका स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का जिसमें वो डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। वो आपके कंडीशंस आपको पता होना चाहिए। इसका सही आंसर है आपका डी, यानी कि 1, 2 और 3। यानी कि अगर वो इंसॉल्वेंट निकला तब उसे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। अगर उसके पास उसका अनसाउंड माइंड रहा या कोर्ट के द्वारा उसे डिक्लेयर कर दिया जाता है कि वो फिट नहीं है, ठीक है,
वो उसका दिमाग सही नहीं है, तो उसके बाद अगर वो डिस्क्वालीफाइड होता है अंडर 10 स्केड्यूल तब भी, ठीक है। तो इस तरह कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट है, बेसिक कंडीशन है जिसमें जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स हैं वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तो ये सारे क्वेश्चंस आपके बेसिकली लक्ष्मीकांत से हैं, आप वहाँ से ये सारे पढ़ सकते हो, समझ सकते हो, और जो बेसिक कुछ उतना कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस नहीं है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पंचायती राज के ऊपर, ये आपका म्यूनिसिपैलिटी के अंदर है। तो पंचायती राज के ऊपर आपको पता होना चाहिए एक तो किस अमेंडमेंट के थ्रू इसे लाया गया, क्या क्या फीचर्स हैं। उसके बाद ये जो क्वेश्चन है आपका, इसका सही आंसर है आपका 2, ठीक है, क्योंकि अलग अलग कमिटीज़ बनी थी और अलग अलग कमिटीज़ ने अलग अलग रिकमेंडेशन दिया था, तो आपको बेसिकली पता होना चाहिए किस कमेटी ने क्या रिकमेंडेशन दिया। देखिए इसमें सही है 2, मतलब जो स्टेटमेंट 2 है वो सही है कि राजस्थान ही पहला स्टेट था जिसमें कि आपका पहली बार पंचायती राज इस्टेब्लिश किया गया था। लेकिन जो बाकी है वो गलत है, क्योंकि जो बलवंत राय मेहता कमेटी ने नहीं, ये गलत है कि 2 टायर पंचायत राज सिस्टम नहीं, इन लोगों ने 3 टायर, मतलब कि यहाँ पे 2 नहीं बल्कि 3 टायर होना चाहिए, और पंचायती राज सिस्टम इस्टेब्लिश किया था। और यहाँ पे जो थर्ड स्टेटमेंट है वो भी गलत है, क्योंकि ये जो ईयर है वो इसलिए गलत है क्योंकि आपको पता है 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू आपका पंचायती राज आया था, तो ये 1993 होना चाहिए, ना कि 1982, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वो है इंटर स्टेट ट्रेड और कॉमर्स के ऊपर। तो जो सही आंसर है यहाँ पे वो है B2 ओनली, यानी पार्लियामेंट इम्पोज कर सकता है रिस्ट्रिक्शन ऑन फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स बिटवीन द स्टेट्स, लेकिन जो ऑप्शन 1 है वो गलत है। तो इस तरह से हमने 17 क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। आई होप आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है। अगर अच्छा लग रहा है और समझ में आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।